हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज डिस्कशंस होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर से। इस चैप्टर में मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जो अकाउंटिंग प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं वाउचर से, फिर जर्नल एंट्रीज, ऐसे करके हम कंटिन्यू करते जाते हैं एक के बाद एक। फिर इस प्रोसेस में जब लास्ट स्टेज में हम पहुंच जाते हैं, फिर हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते क्यों हैं? दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी दैट मीन्स एक्चुअल में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। एंड उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि पर्टिकुलर उस बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, वो हम डिसाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 40 of the Companies Act 2013, financial statements in relation to a company include the following। यहाँ पर सेक्शंस बोले गए हैं, कौन सा एक्ट वो मेंशन किया गया है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग और इसमें जो सेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। वो क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन, ए बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं जो उस फाइनेंशियल ईयर का, जो भी फाइनेंशियल ईयर में हम बना रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं। नेक्स्ट, ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्टेटमेंट भी हम बनाते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में। देखो स्टेटमेंट बोला गया है, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पहले तुम बना लेते हो, और ये वाला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल ईयर के आखिर में हम एक बैलेंस शीट भी बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी बनाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुमने अभी तक नहीं किए हैं, वो तुम अपकमिंग डेज में प्रैक्टिस करोगे। जैसे कि नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर, कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आई होप तुम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, सो ये भी अपकमिंग डेज में तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। सो ये भी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये भी आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। नाउ द नेक्स्ट वन इज ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ़ एप्लीकेबल। अगर इक्विटी में कोई चेंजेस है और वो अवेलेबल है तो तुम्हें शो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। और कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन्स तुम कर रहे हो उनके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशंस होंगे उनको फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ तुम मेंशन करोगे, ताकि वो नोट्स देखते ही तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए। अब ये सारे कंडीशंस तो हमने देख लिए, अब इनको छोड़ के कुछ और चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान पे रखने हैं। हियर दे हैव मेंशन्ड 1-person company, small company and dormant company are exempted from preparing cash flow statement with their financial statements. So 3 कंपनी के बारे में यहाँ बोला गया है, 1-person company, small company and dormant company। अगर ऐसे कंपनीज है तो ये लोग एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड किस चीज़ से? यानी कि इन लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा। अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाएंगे ना, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको ये नहीं बनाना पड़ेगा। कौन सा? CFS मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये तो समझ गए कि 3 कंपनी को CFS नहीं बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, क्योंकि ये लोग एग्जम्प्टेड है। लेकिन पहली बात, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि 1-person कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी क्या है, डोरमेंट कंपनी क्या है। तो चलो छोटा मोटा डिस्कशन कर लेते हैं कि 1-person कंपनी क्या है। देखो
वन पर्सन कंपनी मीन्स OPC। सो वन पर्सन कंपनी जो कि OPC शॉर्ट फॉर्म है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें एक चीज़ तो तुम्हें ध्यान रखना है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ओनर होगा। ठीक है, कितने ओनर्स होंगे? एक सिंगल ओनर होगा। वन पर्सन कंपनी, नाम में ही तो इसका मीनिंग छुपा हुआ है। एक और चीज़, ये जो पर्सन है इसको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, ये इंडिया का रहने वाला होना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाहर से भी आया है तो आई थिंक 182 डेज से ज़्यादा समय तक वो रह चुका है इंडिया में, ऐसा कंडीशंस फुलफ़िल करना पड़ेगा। जो कि इंडियन सिटीज़न होने की क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन हुआ है, उसको फुलफ़िल कर ले तो भी ठीक है। और अगर उसका जन्म यहाँ पर हुआ है तो भी ठीक है। मीन्स किसी भी हालत में उसको इंडियन सिटीज़न बनना ही पड़ेगा। सो मैंने दो कंडीशन बताए, एक है उस एक सिंगल ओनर होगा OPC में, और दूसरा वो जो सिंगल ओनर होगा वो इंडियन सिटीज़न होना पड़ेगा। अब तीसरा ये है कि ये जो पर्सन जिसका ये OPC है, ये सिर्फ एक ही OPC अपने पास रख सकता है या फिर शो कर सकता है, मीन्स ओनर बन सकता है, राइट। एक ही OPC का ओनर बन सकता है, ऐसा नहीं कि इसके 3-4 और OPC हो। OPC एक ही ओन कर सकता है। क्लियर? 3 कंडीशन हो गए। अब एक और कंडीशन बाकी है, वो है कि उसका जो टर्नओवर होगा ना, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? तो मैंने 4 कंडीशन बताया कि OPC के एक सिंगल ओनर होंगे, और वो जो सिंगल ओनर वो एक इंडियन सिटीज़न होना पड़ेगा। फिर मैंने बताया कि वो सिर्फ एक ही OPC होल्ड कर सकता है, मीन्स एक ही OPC ओन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और लास्ट जो मैंने कंडीशन बताया वो है उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये हो गया OPC के बारे में हमने जान लिया। वन पर्सन कंपनी का डिस्कशन यहाँ बंद करते हैं। नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या है? देखो, स्मॉल कंपनी जो कि ऑब्वियसली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा। स्मॉल कंपनी है तो डेफिनेटली ये पब्लिक कंपनी होगा ही नहीं। ठीक है, ये मान के चलो कि स्मॉल कंपनी तुम्हें बोला गया तो ये पब्लिक कंपनी होगा ही नहीं, ये एक प्राइवेट कंपनी होगा। तो ये हमें पहला कंडीशन पता चल गया कि स्मॉल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब दूसरा कंडीशन इसका ये है कि इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल होगा ना, वो 4 करोड़ होगा। पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा? 4 करोड़। और एक लास्ट कंडीशन में बोल देता हूँ, उसमें टर्नओवर बोला गया है। टर्नओवर एज पर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग यानी कि आगे वाला। ठीक है, सो टर्नओवर एज पर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना होगा? 40 करोड़। कितना होगा? 40 करोड़। बस इतना याद रख लो, यहाँ है 4 करोड़ और यहाँ है 40 करोड़। सो स्मॉल कंपनी के लिए ये 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, या फिर इन 2-3 चीज़ों के ऊपर बेस करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो स्मॉल कंपनी है कि नहीं। क्लियर नॉट? ये है पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, और ये है टर्नओवर। टर्नओवर एज पर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 40 करोड़। सो अब लास्ट बच गया है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या है? डोरमेंट कंपनी इसीलिए बनाया जाता है, मीन्स डोरमेंट कंपनी मीन्स जो कोई बिजनेस ना कर रहा हो। डोरमेंट कंपनी कोई बिजनेस नहीं करता। ठीक है, कुछ भी बिजनेस डोरमेंट कंपनी में नहीं होगा। नेक्स्ट, उस डोरमेंट कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं होगा। क्लियर? कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा उस डोरमेंट कंपनी में। सिर्फ और सिर्फ वो लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, जो 1-2 ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं वही। ठीक है, सो डोरमेंट कंपनी अपने लीगल चीज़ें मेंटेन करने के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो ट्रांजैक्शंस कर पाएगी, बाकी और कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएगी। डोरमेंट कंपनी में कोई बिजनेस वाला काम नहीं होता है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के लिए
एक दो ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। अब डोरमेंट कंपनी बनाने का मकसद क्या है? डोरमेंट कंपनी इसलिए बनाए जाते हैं कि फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट है उसे होल्ड किया जा सके, या फिर किसी एसेट को होल्ड किया जा सके, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जिसे वह होल्ड किया जा सके। ये सब रीजंस के वजह से डोरमेंट कंपनी बनाए जाते हैं। अब तुम बोलोगे कि हाँ ऐसा हुआ तो ये डोरमेंट कंपनी वैलिड ही नहीं है। नहीं, ये वैलिड है। इसे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है कंपनीज एक्ट 2013 में। कहाँ रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में इसे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। क्लियर और नॉट? सो बस कुछ कंडीशंस है वो तुम्हें ध्यान पे रखने हैं, और वो कंडीशंस फुलफिल हो गए तो ये डोरमेंट कंपनी है। तो मैंने अलग अलग कंडीशंस बताए। एक है ओपीसी 1% कंपनी, दूसरा है एससी स्मॉल कंपनी, और तीसरा है डीसी डोरमेंट कंपनी। तीनों के कंडीशंस बता दिए। आई होप तुम अभी थोड़ा बहुत जान चुके हो कि ये तीनों कंपनी किस किस कंडीशन के ऊपर बेस करके चलते हैं, या फिर कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप तुम लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। अच्छे से पढ़ना। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।